हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत करता हूं मैं। बच्चों, हम लोग क्लास नाइन्थ के आरएमएस के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट के कुछ वीडियो में लोगों ने आरएमएस के दो वीडियोस बनाए नाइन्थ क्लास के, जिसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे 2020 का पेपर था ड्यू, उसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आरएमएस प्रीवियस ईयर के पेपर्स का है, जिसके अंदर हम लोग मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। जो 2020 की भर्ती थी उसका पेपर हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्टअप करते हैं, और आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करना है हमें। चलिए गाइस, आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है इफ एक्स का क्यूब रूट एक्स आपको बताना है। एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है क्यूब रूट के अंदर 27/8, और ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है पेपर के अंदर, मुझे याद है अच्छे ढंग से। तो अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो आपको पता ये होना चाहिए यदि -1 का आप स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1 आता है, और -1 का जब आप क्यूब करते हैं तो माइनस का 1 रिपीट होता है। यानी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, यदि किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर चाहे इवन नंबर हो चाहे वो ऑड नंबर हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, पॉजिटिव आंसर आने वाला है। यदि कोई नेगेटिव नंबर आपके सामने है, नेगेटिव नंबर कोई सामने है, और उस नेगेटिव नंबर की पावर यदि एक इवन नंबर है तो आंसर आएगा प्लस में। और यदि कोई नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर आएगा बच्चा माइनस में। तो इस बात की विशेष ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे बात करें तो -1 का जो क्यूब होता है वो माइनस का 1 ही होता है, क्योंकि माइनस वापस रिपीट हो जाता है। इसी ढंग से यदि आप इसका क्यूब रूट करेंगे, आप लोग क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे तो -1 आंसर आएगा। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी बेटा। तो यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे तो 27 का क्यूब होता है 3, क्यूब रूट 3, और 8 का क्यूब रूट होता है 2, और माइनस तो माइनस का सिंबल, तो माइनस का 3/2। ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। एक्सपोनेंट पावर टॉपिक से ये लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द अदर नेम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का दूसरा नाम क्या होगा? तो सिलेंडर का शेप मुझे देखना पड़ेगा कि सिलेंडर का शेप होता है इस तरह से, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, कैसे पूछ रहा है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म और सर्कुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जगह कॉमन है। तो प्रिज्म और पिरामिड दो नाम सुने होंगे। प्रिज्म में क्या होता है बेटा, किसी भी फिगर में बच्चों ऊपर वाला जैसा फिगर है वैसा का वैसा नीचे वाला फिगर हो। जैसे ऊपर इसका टॉप है यदि सर्कल है तो इसका बेस भी सर्कल है। यदि मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगुलर इसका टॉप है तो मुझे बेस भी क्या बनाना पड़ेगा, इसका ट्रायंगल, यदि मुझे इसको प्रिज्म बोलना है। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वो सारे 3D फिगर्स होते हैं जिनका टॉप और बॉटम एक जैसा हो। पिरामिड में ऐसा नहीं होता। पिरामिड में यदि मान लीजिए नीचे स्क्वायर बना हुआ है तो स्क्वायर की सारी ये जो एजेस हैं वो एक ही पॉइंट पे आके मिलेगी, ये बन गया पिरामिड। तो पिरामिड में क्या होता है कि ऊपर एक सिर्फ सिंगल वर्टेक्स होती है, और उससे सारी एज जाके नीचे जो भी ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी तरह का फिगर बना हुआ है, चाहे वो वहाँ पे किसी भी तरह का फिगर हो, वो एक ही पॉइंट पे आके मिले। यानी इसका टॉप अलग होगा, टॉप तो सिर्फ एक पॉइंट होगा, और बॉटम में क्या होगा, कोई ना कोई फिगर, कोई ना कोई वहाँ पे आकृति जरूर होगी। तो वो होता है पिरामिड। प्रिज्म में टॉप और बॉटम एक जैसा होता है। अब बात करिए सर्कल की। सर्कल में क्या होता है, टॉप और बॉटम कैसा होता है, सॉरी सिलेंडर की बात करिए। सिलेंडर के अंदर टॉप और बॉटम क्या होता है, सर्कल जैसा होता है। सर्कल होता है मतलब दोनों टॉप और बॉटम में। तो वो किस तरह का प्रिज्म हो गया, वो सर्कुलर प्रिज्म हो गया। कैसा प्रिज्म हो गया, सर्कुलर प्रिज्म हो गया। तो प्रिज्म और पिरामिड दोनों में आप कंफ्यूजन ना रखें और दोनों को अच्छे ढंग से समझिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बहुत सारी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और पेपर के अंदर हम लोग फिर इनको कर नहीं पाते, जो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि एक यदि हम लोग इतने इजी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो हम हमारे लिए बहुत ही एक छोटी बात हो जाती है बेटा। चलिए, तो इस थ्योरी वाले पोर्शन को ढंग से अच्छे ढंग से पढ़े। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है कि रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा। हाईएस्ट डेटा इस गिवन फिगर में जो गिवन जो वैल्यू उसके अंदर 25 है, और लोवेस्ट डेटा की बात करें तो लोवेस्ट डेटा यहाँ पे 4 है। लोवेस्ट डेटा 4 है, आंसर कम्स 21। तो राइट आंसर है 21। तो रेंज का फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद करें। स्टैटिस्टिक्स में
थ्योरी में ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस में जनरली रेंज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये बोल रहा है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी एक्स का वैल्यू दे रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि इसका कोई फैक्टर दे रखा है तो 100% इसके इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ कि उस फैक्टर की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे। यदि मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, x की वैल्यू मेरे पास फैक्टर से आ जाएगी। यदि फैक्टर x माइनस वन है इज इक्वल्स टू जीरो लिख दो तो x का वैल्यू आ गया 1। यहाँ पे 1 पुट करने से पूरा जीरो होना चाहिए, तो 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू होना चाहिए 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 हो गया 2, 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया -2। तो राइट आंसर इज -2। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आपका अलजेब्रा का थोड़ा सा बेसिक है, बस अलजेब्रा के बेसिक्स को ध्यान में रखिए कैसे हम लोग डिवाइड वाइड करते हैं। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हमें 2-3 कॉन्सेप्ट पहले सीखने पड़ेंगे। नंबर 1 कॉन्सेप्ट कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल, इन्हें बोलते हैं इंटीरियर। कैसा एंगल है ये, इंटीरियर एंगल से इन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये बात विशेष ध्यान रखनी। और यदि मैं एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं, इन लाइंस को एक्सटेंड कर दूं, तो यहाँ जो एंगल बनेंगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, इन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये दो बात पहले तो ध्यान रखनी कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। नंबर 1 बात ये समझनी है। नंबर 2 बात क्या समझनी है, नंबर 2 बात आपको ये समझनी है, नंबर 2 बात क्या समझनी है कि कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की एक साइड को मैं एक्सटेंड करूं तो ये वाला एंगल बन जाएगा, वो हो जाएगा एक्सटीरियर, और ये वाला एंगल बनेगा, वो बनेगा इंटीरियर। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, वो एक्सटीरियर एंगल इस एंगल को छोड़ करके, इसके पास वाले एंगल को छोड़ के रिमेनिंग दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। यदि मैं इस एंगल को 1 बोलूं, इस एंगल को 2 बोलूं, इस एंगल को x बोलूं, तो x का वैल्यू हमेशा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा ये बात सही होती है। तो इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि ट्राइंगल में जो टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं, उसके अंदर यदि कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, तो मान के चलिए उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल नाम होगा, समद्विबाहु त्रिभुज नाम होगा। और उन ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल है, उन्हीं के दो एंड पॉइंट वाले एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ये बात सच है। दूसरा वाइस वर्सा, यदि कोई दो एंगल इक्वल है सपोज, तो वो दोनों साइड भी क्या होगी, इक्वल। यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये टाइप्स जो हैं, वो ट्राइंगल वाली चीजें तो पता होनी चाहिए कि यदि दो साइड इक्वल, तो इसके एंड पॉइंट बनने वाले दोनों एंगल इक्वल। दो एंगल इक्वल, तो वो दो साइड जो बना रही है, वो दोनों साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे यूज करनी है। क्या क्या यूज करनी है, देखिए बेटा। नंबर 1 चीज, ये बोल रहा है एबीसी ट्राइंगल है, चलिए एबीसी ट्राइंगल बना दीजिए भाई। ये बना दिया ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। गिवन क्या है कि मैं एक एडी बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। एबीसी ट्राइंगल बनाया, एडी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, किसके लिए, एंगल बीएसी, बीएसी। तो यहां पे ये जितने भी डिग्री का एंगल है, जितने भी डिग्री का एंगल है, जैसे ही बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, ये दो इक्वल पार्ट में बंट गया, तो मैं बोलूंगा ये एंगल एक्स डिग्री का, तो ये एंगल भी एक्स डिग्री का, दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में आ गए। कितना डिग्री का हमें नहीं पता। दूसरा, इसका नाम डी दे दो। अगली बात बोल रहे हैं कि एडी और डीसी बराबर है, यानी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। यदि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जितना डिग्री का एंगल यहां फॉर्म हो रहा है ना, उतना ही डिग्री का एंगल यहां पे फॉर्म होने वाला है। यदि ये एक्स डिग्री, ये भी कितने डिग्री का, एक्स डिग्री का। यहां तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है अच्छे ढंग से। अब ये बोल रहे हैं बीडीए, बीडीए ये एंगल कितना डिग्री का बेटा, 70 डिग्री का। यदि ये एंगल 70 डिग्री का है, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए ए डी बी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल कैसा है, इंटीरियर। लेकिन ए डी सी के लिए, ए डी सी के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। और एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण जो होता है, वो रिमेनिंग दोनों एंगल्स के क्या होता है, सम के बराबर होता है। तो 70 का वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर आएगा, यानी x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 70, 2x इक्वल्स टू 70। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 35 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 35 डिग्री। अब x का वैल्यू 35 डिग्री आ गया, तो मान के चलिए एंगल भी कितना डिग्री का, 35 डिग्री का। ये एंगल भी 35 डिग्री का, ये एंगल भी 35 डिग्री का, और ये वाला एंगल तो मुझे पता करना है। इसी के इसके लिए इसने पूछा है कि ये एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है गाइज? तो अब मुझे सिंपल सा है कि इसमें करना क्या है, बोथ। सो अभी सिंपल सी बात है, क्या करना है मुझे
कि इसमें ये वाला एंगल निकालना है, तो आपको पता होगा कि सारे एंगल का सम थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल क्या है मेरा, ये एंगल है मेरा, मान लीजिए दे रखा है 30% कितना 70 डिग्री। एंगल बी मुझे पता करना है, ये कितना है मेरा 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कितना आ गया 105 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 105 को यहाँ भेज दो तो एंगल बी का वैल्यू आ गया 180 माइनस में 105, एंगल बी आ गया मेरा 75 डिग्री का। पेपर में आप करोगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कर सकते हो, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया तो थोड़ा टाइम लगा, तो राइट आंसर इज 75, राइट आंसर इज 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा था एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो में एज दे रखा है ए रेशियो बी, क्या दे रखा है 5:7 दे रखा है 5:7। अब ये इनका रेशियो में एज है, ओरिजिनल एज पता करना हो तो मैं इसको एक सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भैया ये एज, ए की एज 5x है, बी की एज 7x है, x का वैल्यू पता लग जाए तो मैं ए और बी की दोनों एज आता तो निकाल सकता हूँ। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद, तो 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, ए भी 4 साल बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे बी भी 4 साल बड़ी हो जाएगी। यानी अब इनका ओरिजिनल एज आ गया 5x+4 7x+4। एज का जो रेशियो विल बिकम 3/4। यदि मैं इसका रेशियो निकालूं कैसे, मैं लिखूं 5x+4 डिवाइड बाई 7x+4, तो रेशियो आ गया 3/4, 3/4 ये गिवन है यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20x और 4 4 जा 16, ये 21x प्लस में 4 3 जा 12। अब 20x को यहां भेज दो, 12 को यहां भेज दो, लाइक टर्म से क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इधर 16 में से 12 चला जाएगा और इधर 21x में से 20x चला जाएगा, यहां बचेगा 4 और यहां बचेगा 21 में से 20 गया तो x का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू 4 आ गया। मुझे प्रेजेंट एज ऑफ b निकालना है। यदि x का वैल्यू 4 है और तो b का वैल्यू कितना है, b का एज है 7x, x का वैल्यू निकाल चुके हैं, आंसर कितना आ गया 28 ईयर। कितना आंसर आ गया 28 ईयर। तो राइट आंसर इज 28 ईयर। क्लियर है यहाँ पे, ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यदि इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, कि यदि आपको पास टाइम थोड़ा कम रहता है तो आप कुछ ऑप्शंस को देखते एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इसमें परसेंटेज ऑफ बी पूछी है ना, तो बी का रेशियो कितना है 5:7, तो बी का रेशियो 7 है, बी का रेशियो 7 है, तो जो भी प्रेजेंट की एज होगी उसके अंदर 7 का डिवाइड जाएगा। देखो इस ऑप्शन में 7 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो इस ऑप्शन को देखते ही काट सकते हो। इस ऑप्शन में 7 का डिवाइड नहीं जा रहा तो इस ऑप्शन को भी काट सकते हो। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइम कम बचता है, तुक्का मारना भी होता है, तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में तुक्का मारोगे तो आपके चांसेस हैं क्वेश्चन को सही होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्रिक होती है, डायरेक्ट ध्यान रखने वाली बात होती है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में आपको अगले नेक्स्ट जब मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा तब बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो आप लोगों ने स्टार्टअप किया है, अभी शॉर्ट ट्रिक पे भरोसे रह जाएंगे तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेंगे। मुझे निकालने फैक्टर्स, क्या करने फैक्टर्स, क्या लिखा हुआ है 6xy माइनस में 4y प्लस में 6 और माइनस में 9x। देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, 4 टर्म है तो डायरेक्ट दो दो की पेयरिंग कर दो, पेयरिंग करके देख लेते हैं और पेयरिंग के बाद कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बाद में देखेंगे। फिलहाल कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2y कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है 3x और यहाँ 2y से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ बच रहा है 2। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है 3, यहाँ अंदर क्या बच रहा है 2 और यहाँ बच रहा है 3x। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों वैल्यू हमेशा एक जैसी आनी चाहिए, ये वैल्यू हमेशा एक जैसी आनी चाहिए। यदि ये वैल्यू दोनों एक जैसी नहीं है इसका मतलब हम लोग गलत ट्रैक पे हैं, हम लोग सही ट्रैक पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इनके सिंबल आपस में चेंज है, यहाँ पे 3x प्लस का, यहाँ 3x माइनस का, यहाँ 2 प्लस का माइनस का, यहाँ प्लस का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में मुझे बाहर माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस को बाहर कॉमन लेते ही ये माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों के सिंबल आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये सिंबल आपस में बदल जाएंगे, अल्टीमेटली ये 3x माइनस में 2 हो जाएगा। जैसे ही मैंने माइनस बार कॉमन लिया अब आप देख पाएंगे ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम हमेशा होना ही चाहिए यदि आप राइट ट्रैक पे हैं, अदरवाइज राइट ट्रैक पे आप है नहीं। एक ये पोर्शन हो गया, ये एक बार लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा 2y और यहाँ क्या बचा माइनस का 3, ये दो फैक्टर हो गए। अब ऑप्शन मैच करा लीजिए, 3x माइनस 2 कहाँ है, ये ऑप्शन में नहीं है, हटा दो, इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें है और इसमें नहीं है, हटा दो। अब मुझे 3y माइनस 3 चाहिए, 2y माइनस 3 चाहिए।
तो 2y-3 यहाँ है। देखिए ये ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पे देखिए सिंबल नहीं है, सिंबल एक्चुअली बाय मिस प्रिंट है, तो ये इसका ऑप्शन बी में होना चाहिए था। 3x-2, यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर इज दिस वन। सो गाइस ये फैक्टर निकालना का तरीका है, फैक्टर से डायरेक्टली निकाल सकते हो, और 3 टर्म हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, ये आपको अच्छे ढंग से पता ही होगा। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर, एक स्टूडेंट को बोला गया कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करो, एक नंबर था ये, उसको बोला गया मल्टीप्लाई करो 5/3 से, उसने 5/3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसने वो नहीं काम किया जो बोला गया। जनरली बच्चे कम काम करते हैं, तो क्या किया बेटा उसने उसने काम किया कि उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या बोला, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, उसको बोला गया 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, उसने ये काम तो नहीं किया, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ मिस्टेक हो गई। अब एरर परसेंटेज कितना है, तो मुझे वो नंबर तो पता होना चाहिए। अब एक्स लेके मैं नहीं करूंगा, एक्स लेके करूंगा कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तुरंत करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे नंबर मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी सपोज कर लूं, क्या फर्क पड़ता है, नंबर कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स लो, वाई लो, 50 लो, 5 लो, 20 लो, 100 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो मैं वो नंबर लूँ ना जो कट सकता हो। तो देखो यहाँ पे नंबर क्या है, नीचे 3, यहाँ नंबर क्या है 5, 3 और 5 का एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 15। तो वो नंबर सपोज करूंगा 15, वो नंबर सपोज करूंगा मैं 15, कि उस बच्चे को बोला गया था कि 15 को मल्टीप्लाई कर दे 5/3 से, उस बच्चे ने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। आंसर आना क्या चाहिए था, इसको 3 से कैंसिल करो, 5 5 5 जा 25, आंसर आना ये चाहिए था। बच्चा होशियार निकला, आंसर ये लेके आ गया। गलती करी ना, कितना गलती किया, तो आप इनका डिफरेंस देखिए, 16 मिस्टेक किया, 16 कम नंबर लेके आया, मतलब 16 जो रिजल्ट है 16 कम आया उससे, किस पे कम आया, 25 पे कम आया। मल्टीप्लाई विद 100, कैंसिल करिए, 4 टाइम 4 16 जा 64%। तो एरर कितना परसेंट है बेटा, 64%। तो एरर कितना परसेंट है, 64%। तो इसमें आप नंबर सपोज करिए, एक्स लेके मत करिए, फटाफट कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, ये इसका करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्चुअल विड्थ ऑफ स्टोर रूम इज 300 सेंटीमीटर। अब 300 सेंटीमीटर है एक्चुअली स्टोर का जो विड्थ है वो। द स्केल चूजन टू मेक इट अ ड्राइंग, एक ड्राइंग बनाने के लिए स्केल चूज किया गया 1:6, 1:6। इसको बात को समझना है, 1:6 का मतलब यदि यदि मुझे एक्चुअल लेंथ 6 दे रखी है, 6 दे रखी है, तो मैं ड्राइंग पेपर पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा। यदि लेंथ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, मैं कितना ड्रॉ करूंगा, 1 सेंटीमीटर। यदि लेंथ यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो मैं लेंथ ड्राइंग में कितना लूंगा, 2 सेंटीमीटर, यानी 1:6, यानी 6 को 1 मानना है। अल्टीमेटली ये बात मुझे समझनी है। तो अल्टीमेटली फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/6 का फ्रैक्शन हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरी, सर ओरिजिनल है लेंथ इसकी 300, तो 300 से इसको डिवाइड कर दो, 6 से 300 को 6 से डिवाइड कर दो, 50 सेंटीमीटर, यानी 300 सेंटीमीटर लंबा जो आपका रूम है, उसकी रूम की जो लेंथ है, मैं 300 सेंटीमीटर की जगह ड्राइंग पे कितना करूंगा, ड्राइंग पे सिर्फ करूंगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। द राइट आंसर इज ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलीगन दैट नॉट हैव नॉट नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स, नॉट पोर्शन their diagonals, polygon that have no portion of their diagonal in their exterior are called। देखिए यहां पे बहुत समझने वाली बात है। नंबर 1, छोटे से कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 कि यहां पे आपको पॉलीगन वर्ड को समझना है। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है 3 साइडेड क्लोज फिगर, 3 साइडेड, मिनिमम 3 साइडेड क्लोज फिगर, मिनिमम 3 साइडेड क्लोज फिगर। पॉलीगन क्या होता है कि मिनिमम उसमें 3 साइड होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, है ना। ये पॉलीगन की डेफिनेशन होगी। अब पॉलीगन बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कैसे, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। जितने भी पॉलीगन आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे कॉन्वेक्स ही पढ़ते हैं। कॉनकेव जनरली आपने एक बार 2 बार सिर्फ स्टडी किया होगा 7th 8th बुक में, और कुछ नहीं पढ़ा होगा आपने इस विषय में।
कॉन्वेक्स वो होते हैं जिसमें सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जो सारे के सारे इंटीरियर होते हैं वो हमेशा लेस देन 180 डिग्री होते हैं, उनके सारे कोण 180 डिग्री से हमेशा कम होते हैं। एक्स इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, याद रखना। मैंने एक्सटीरियर लिख दिया क्या यहाँ पे, सॉरी, इंटीरियर एंगल, ठीक है। हमेशा का हमेशा इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो हमेशा लेस देन 180 डिग्री के होते हैं। एग्जाम्पल फॉर ट्राइंगल पढ़ा आपने, इसके अंदर वाले एंगल है ना वो सारे 180 से कम होंगे। आपने कोई मान लीजिए रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल इंटीरियर एंगल जो होंगे वो हमेशा 180 डिग्री से कम होंगे, है ना। तो ये एक पहचान है। वैसे बहुत सारी और भी आइडेंटिफिकेशन होती है कॉन्वेक्स की। कॉनकेव में क्या होता है कि मिनिमम मिनिमम 1 और मोर देन 1 और मोर देन 1 इंटीरियर एंगल, इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो 180 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, 180 डिग्री से ज्यादा बड़े होते हैं। यानी ऐसे पॉलीगन जिसमें एक एंगल या मोर देन 1 एंगल 180 डिग्री से बड़े हों उन्हें बोलते हैं हम लोग कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन एक एग्जांपल अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉनकेव पॉलीगन किस तरह का होता है। थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया सपोज, देखिए मैंने एक फिगर ये बना लिया सपोज, एक फिगर सपोज मैंने ये वाला बना लिया। अब आप यहां पे देखेंगे कि इसके सारे के सारे एंगल है वो 180 से छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए ये एंगल 180 से छोटा है, ये एंगल 180 से छोटा है, ये एंगल 180 से छोटा है, लेकिन ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। तो इसका नाम तो हो गया कॉन्वेक्स, इसका नाम हो गया कॉनकेव। अब मैं डायगोनल की बात चल रही है, डायगोनल ड्रॉ करके देखता हूं। ये डायगोनल ड्रॉ किया, अंदर का अंदर ही रह गया। ये डायगोनल ड्रॉ किया, अंदर का अंदर ही रह गया। यानी इसमें कहीं भी डायगोनल एक्सटीरियर फॉर्मेट में नहीं जा रहा। तो क्या लिखा है, पॉलीगन दैट हैव नो पोर्शन देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर। तो कौन सा पॉलीगन हो गया, इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स। क्या नाम हो गया भाई, कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स। ये क्यों नहीं है इसका आंसर, देखिए मैंने यहां से डायगोनल ड्रॉ किया, इंटीरियर रह गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाऊंगा तो ये डायगोनल चला गया, एक्सटीरियर इस फिगर से बाहर हो गया, बाहर आती इसका नाम हो गया एक्सटीरियर। यहां पे एक्सटीरियर जा रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर इज कॉन्वेक्स। क्या राइट आंसर होगा, कॉन्वेक्स। आई होप कि पॉलीगन वाले कॉन्सेप्ट, पॉलीगन 7th 8th में थोड़ा थोड़ा नाम दिया हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीगन के जितनी भी थ्योरी है वो पढ़िए, और इवन देन मैं बोलूंगा हर एक टॉपिक की थ्योरी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी से 5 से 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और भी एक आधे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड है, तो थ्योरी को पढ़िए। डायरेक्ट आप यदि कैलकुलेशन से अच्छा कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, आपको लगता है मैथमेटिक्स अच्छे, आई थिंक इट्स नॉट गुड कि आपका वहां से कैलकुलेशन एकदम कैलकुलेशन सारी मैथमेटिक्स डिसाइड नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ कि अपने को देखना होता है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो गाइस इस क्वेश्चन को बहुत देखते ही बनाने वाला क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप सबको पता होगा, कुछ भी नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। सिंपल आपको फर्स्ट डिजिट के बाद एक पॉइंट लेके आना है। फिलहाल इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा आपको, तो आप मान के चलिए पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। आपको एक डिजिट इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट लेफ्ट में मूव करना है। और जब लेफ्ट में मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, और राइट में मूव करने से पावर आती है नेगेटिव। पहले तो पावर पॉजिटिव वाला मेरा आंसर हटा दो, इसको कितने 8 नंबर इधर चलना है, तो आंसर हो गया ये वाला, क्योंकि पॉइंट अब यहां आ जाएगा। अब आगे वाले जीरो ही है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर पॉजिटिव 8, राइट आंसर इज दिस वन, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते बना सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच नंबर इज टू बी मल्टीप्लाई टू दिस नंबर टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसका फैक्टर। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। देखिए इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, तो भाई इसमें डिवाइड जा रहा है, पहले तो 2 का डिवाइड कर दीजिए। 2 टाइम 6, अगेन इसका 6, ये 2, ठीक है। अगेन इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है भाई, ये आ गया 1 3 3 1 0। बस यहीं तक आपको इसको करना है। क्यों करना है यहीं तक, क्योंकि अब मैं लिख सकता हूं 5 3 2 4 0। थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। थोड़ा छोटा लिखते हैं इसको, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इज इक्वल्स टू मैंने फैक्टर किया 2 2 1 3 3 1 0, और मैंने यहां रुक गया।
मैं यहाँ रुक गया कि अब यहां से मुझे परफेक्ट क्यूब वाली बात समझ में डायरेक्टली आ जाए। कैसे आ जाएगी इस बात को, देखो मैं इसको तो 2 × 2 ही लिखता हूँ, 10 को मैं लिखता हूँ 2 × 5, और इसको रहने देता हूँ। क्यों रहने देता हूँ भाई? क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि 1331 जो है वो क्यूब होता है 11 का। मुझे पता है क्यूब होता है 11 का, तो मुझे 1 से लेके कम से कम 20 तक के क्यूब तो लर्न होने चाहिए, देखते ही मेरे दिमाग में रिप्लाई आना चाहिए 1 सेकंड में। तो ये तो 11 का क्यूब हो गया, तो इसकी बात करनी नहीं है, ये 11 का क्यूब भाई। अब देखिए 2 × 2 × 2, ये भी अपने आप में 3 का पेयर बन रहा है, तो ये भी अपने आप में क्यूब है, इसकी बात नहीं करनी। अब मेरे पास बच गया 5। ये बोल रहा है कि बाय विच नंबर टू बी डिवाइड, इस नंबर को किस से डिवाइड करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपके बीच में ये 5 रोड अटकार है ना, इसको क्यूब नहीं बनने दे रहा। तो एक काम करो, इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से 5 कैंसिल, ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था, बात खत्म। राइट आंसर इज 5, राइट आंसर इज 5। अब यदि इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि भाई इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए आपके पास ये तो पेयर में है, यानी अपने आप में क्यूब नंबर, ये भी अपने आप में क्यूब नंबर है। 5 अकेला था, ये क्यूब नहीं था। इसको क्यूब बनाने के लिए मुझे 2 5 बाहर से लाने पड़ेंगे, और बाहर से 2 5 लेके आ रहा हूं। इसका मतलब 5 5 जा कितना हो गया 25, यानी इस नंबर को मैं यदि 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ये गिवन नंबर। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग बना देते हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 डिजिट नंबर है, x इज अ यूनिट प्लेस एंड y इज अ टेंस प्लेस। कोई भी नंबर, सपोज मैंने बोला 54 बोला, तो ये वंस प्लेस पे है, वंस पे यानी 4 मल्टीप्लाई विद, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ऐसे होता है। और ये टेंस पे है तो 5 मल्टीप्लाई विद 10 ऐसे लिखते हैं इसको हम हमेशा। तो ये हो गया 5 × 10 50 +4 ऐसे लिखा जाता है हमेशा इसको। इसी ढंग से जब नंबर दे ही नहीं रखा, कुछ भी मानना है, इसने बोला कि वंस पे आप x को मान लीजिए और y को मान लीजिए टेंस पे, तो मैंने टेंस पे y को मान लिया, ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, देन रिवाइज्ड, इसको रिवाइज्ड करिए, नंबर्स को रिवाइज कर दीजिए। तो x को लेके आ जाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10x, और y को ले जाइए वंस पे, तो ये हो जाएगा y। तो राइट आंसर इज 10x + y, 10x + y। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वेश्चन ऑब्टेनिंग डिवाइड बाय दिस। मुझे इस वाले को डिवाइड करना है, 3z - 24, और इसको डिवाइड किससे करना है, 36xy। अब जो जो कटता है पहले वो काट दीजिए, ये 9 टाइम, ये x से इसकी पावर कैंसिल, y से इसकी पावर कैंसिल। ठीक है, बच गया क्या मेरे पास, मेरे पास बच गया यहाँ पे xy बच गया, और यहाँ बच गया मेरे पास, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 को बाहर कॉमन ले लूंगा, 3 को बाहर कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा z -8 अपॉन में क्या बचेगा यहाँ पे z माइनस में 8 और मल्टीप्लाई विद 9, ये यहाँ बच रहा है। z -8 से z -8 कैंसिल, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अल्टीमेटली बच गया xy/3। xy/3 इज राइट आंसर, राइट आंसर इज ए। बस ये तो सिंपली डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीमार्क किसके लिए यूज होता है? टेलीमार्क हमेशा फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए यूज होता है। ये 1 सिंबल, ये 2 का सिंबल, ये 3 का सिंबल, ये 4 का सिंबल, और ये 5 का सिंबल होता है, ये आपको पता है। ऐसे टेलीमार्क्स बनाए जाते हैं और हमेशा फ्रीक्वेंसी को हम लोग नोट करते हैं, उसके लिए काम आता है। चलिए क्वेश्चन भी हो गया, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन, अगेन थ्योरी आगे देखना। मोस्ट प्रॉब्ली थ्योरी क्वेश्चन है। विच सेट ऑफ साइड आर पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल? तो ट्राइंगल में मान लीजिए 3 साइड है ए बी सी, तो कोई भी ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, ये 2 बात पे डिपेंड करता है। किन्हीं भी 2 साइड का सम, जैसे a + b, ये हमेशा c से बड़ा होना चाहिए। b + c, ये हमेशा a से बड़ा होना चाहिए। c + a, ये हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो ये सही होनी चाहिए। दूसरा, किन्हीं भी 2 साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा होना चाहिए। किन्हीं भी 2 साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये दोनों के दोनों रूल जो ट्राइंगल, जो साइड्स फॉलो करे वो ट्राइंगल फॉर्म करती है, और यहाँ पे ये रूल फॉलो कर रही है, ये वाली साइड, ये वाली बात रूल फॉलो कर रही है, बाकी ये रूल फॉलो नहीं कर रही है। इनको करके आप देख लीजिएगा तो ट्राइंगल ये फॉर्म होगा, बाकी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होंगे बेटा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
ऑल 6 फेस ऑफ क्यूबॉइड, सारे के सारे 6 फेस क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के अंदर L नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू एच, इसका मतलब सारे के सारी साइड अलग अलग है। यदि इसको 2 ले लूँ, इसको 3 ले लूँ, इसको 4 ले लूँ, मतलब तीनों की लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। चलिए गाइस, अब बोल रहे हैं आर इन ए शेप, किस शेप में होगी, तो डेफिनेटली शेप में स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कांट बी डिटरमाइंड, हटा दो इसको, इसको भी हटा दो, रेक्टेंगुलर शेप होती है क्यूबॉइड के अंदर। तो एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेस का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना है। एडजेसेंट फेस का मतलब क्या होता है, इस बात को ढंग से समझना है। यदि मैं इस वर्टेक्स की बात कर रहा हूं तो इसमें ये एक फेस नंबर 1 है, यहाँ पे ये फेस नंबर 2 है, और ये फेस नंबर 3 है, और ये सारे फेस आपस में जुड़े हुए हैं, और जो फेस ऐसे जुड़े हुए होते हैं ये फेस इसका एडजेसेंट है। इसी ढंग से ये से भी जुड़ा हुआ है, तो ये 3 फेस आपस में एडजेसेंट है। अब यदि तीनों की तीनों लेंथ, ये अलग है, एल अलग है, ये बी अलग है, और एच अलग है, यदि मैं इसका एरिया की निकालूं, आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा एच एल। इसका एरिया क्या होगा, इसका होगा बी एच। इसका एरिया क्या होगा, एल बी। तो तीनों का एरिया भी देख लीजिए डिफरेंट है, तो इसमें रेक्टेंगुलर सेम वाला ऑप्शन हटा दो, डिफरेंट वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। बस ये भी थ्योरी है भाई, इसमें भी कुछ नहीं था। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे काम करती है, तो ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, और हर बच्चे को अच्छे ढंग से पता होगा, एडिशन और मल्टीप्लाई के अंदर ही काम करती है। कैसे, कुछ छोटा सा एग्जांपल, बाकी तो चीज़ें आपको सीधे ध्यान रखनी है। 3 नंबर लिए, मैंने इनका एसोसिएशन बनाया, पहले इन दोनों का बनाया और ये ऐड कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, 3 को अलग रखा और इन दोनों का एसोसिएशन बनाया, फिर मैंने ऐड किया। दोनों ही कंडीशन में आंसर तो 12 ही आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में आंसर 12 आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। अब यदि मल्टीप्लाई भी लगा दूं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में भी सेम चीज रहेगी, मल्टीप्लाई में भी सेम चीज रहेगी। कैसे, 3 मल्टीप्लाई विद 4, फिर मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और 3 मल्टीप्लाई विद 4 इंटू 5, यहाँ भी आंसर 1260 आ रहा है, और यहाँ भी आंसर 20 प्लस 3 60 आ रहा है। तो यहाँ पे ये काम करती है किस पे, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, डिवाइड सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं करेगी। ये आप खुद से करके देखिएगा, राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 एट ए यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई स्थान, या वंस प्लेस बोलते हैं इसको, हिंदी में इकाई स्थान या वंस प्लेस बोलते हैं। आप क्या करना है, सिर्फ यदि आपको स्क्वायर में देखना होता है तो इसके वंस के नंबर का मल्टीप्लाई करिए। 19 का स्क्वायर पता है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 9 का स्क्वायर देखना है। किसका स्क्वायर देखना है, 9 का, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में वंस प्लेस है 1। 11 का स्क्वायर देखना है, 1 to 1 होता है, तो यहाँ 1 आ रहा है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो वंस प्लेस 9 6 1 1, राइट आंसर इज, ये 6 चाहिए ना अपने को, राइट आंसर इज 24। तो बस आपको ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ d1 इंटू d2। बस हाफ करना है, d1 का वैल्यू गिवन है 10, d2 का वैल्यू गिवन है 8.2, 2 से कैंसिल कर दो 4.1, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा 41, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। तो ये तो जस्ट फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट दे रखा है, कुछ भी इसमें कोई भी लॉजिक है नहीं इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। समझना है बात को, 1 किलो लीटर, किलो वर्ड का मतलब होता है हजार, 1000 लीटर के बारे में आपसे पूछ रहा है, 1000 लीटर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि 1000 लीटर किसके बराबर होता है, और ये मीटर में की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, बोल सकता हूं इस वर्ड को बोल सकता हूं किलो, क्योंकि 1000 का मतलब किलो होता है, तो इसको बोल सकता हूं किलो लीटर। क्या बोल सकता हूं, किलो लीटर। यानी ये बात मुझे बतानी है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर होता है। ये बात मुझे ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है कि यदि एक एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कंटेनर है, और उसमें यदि पानी भरूं या लिक्विड भरूं, कुछ भरूं, तो उसमें 1000 लीटर लिक्विड वहां पे आ जाएगा। ये बात मुझे ध्यान रखनी बेटा। तो ये बात यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे डीएम लिखा हुआ है, तो डीएम का मतलब होता क्या होता है, डेसीमीटर, और डेसीमीटर का मतलब होता है 1/10 मीटर, यानी 1 मीटर का 10वां हिस्सा। अब मुझे इसको मीटर क्यूब बनाना है, 1 मीटर क्यूब बनाना है, तो मीटर क्यूब बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। कर दिया क्यूब, ये हो गया
DM क्यूब, और ये हो गया 1/1000, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 होता है मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे मुझे 1/1000 हो गया, जबकि मुझे तो 1 मीटर क्यूब बनाना इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो इधर मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000 DM क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 मल्टीप्लाई विद 1000 मीटर क्यूब। ये 1000 कैंसिल, 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब की कैपेसिटी होती है 1000 DM क्यूब के बराबर। तो अल्टीमेटली मेरा राइट आंसर इज 1000 DM क्यूब, 1000 DM क्यूब। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बेसिक्स को पढ़िए और यूनिट्स के बेसिस को पे काम करिए, वरना इस क्वेश्चन को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगेन ये बेसिक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। Which of the following cannot be true for the polyhedron? पॉलीहाइड्रोन या किसी के लिए पॉलीहाइड्रोन होता है क्या? पॉलीहाइड्रोन वो सारे 3D फिगर्स होते हैं जो कि एजेस से मिलके बने होते हैं, सर्कुलर पोर्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 4 आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये सारे के सारे पॉलीहाइड्रोन के फॉर्मेट के अंदर होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें ये जो वर्टेक्स, फेस और ई, वी स्टैंड्स फॉर वर्टेक्स, एफ स्टैंड फॉर फेस और ई स्टैंड फॉर एज, इन तीनों के अंदर एक इल्यूर फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एफ प्लस वी इज इक्वल्स टू ई प्लस टू। या तो ये फॉर्मेट याद रखिए, ये फॉर्मेट नहीं याद रखें, आप ये फॉर्मेट याद रखिए। ई माइनस करूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ये वाली बात जहां जहां पे एप्लीकेबल है वहां पे यस, वरना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी ट्रू? ट्रू कहां पे नहीं है देख लो। वर्टेक्स कितना है? 4, पहली वाली की बात कर रहा हूं। फेस कितना है? 4, और एज माइनस करो 6, क्या 2 आ रहा है क्या? हाँ 2 आ रहा है, पहली बात तो सच है, तो ये आंसर तो नहीं है मेरा। दूसरे में वर्टेक्स कितना है मेरा? 6, ये कितना है? 8, माइनस करो 12, ये 14, 14 में 12, ये भी आ रहा है। सेकंड वाली बात भी सच है, बात खत्म। थर्ड वाली बात देखो भैया क्या है? 20 प्लस 12 माइनस 30, ये 32, ये भी 12, आंसर आ रहा है 2, सही बात है। और लास्ट वाला क्या है? 4 प्लस 6 माइनस 6 करेंगे तो आंसर यहाँ पे 4 आ रहा है। ये बात इस वाले फॉर्मूले में सेट नहीं बैठ रही, तो पॉलीहाइड्रोन के लिए ये वाली बात सच नहीं है। और ये आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर द पॉलीहाइड्रोन, और इस फॉर्मूले का नाम है इल्यूर फॉर्मूला, याद रखना है ना, इल्यूर फॉर्मूला, इल्यूर्स फॉर्मूला ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले की बेसिक्स को याद रखिए। चलिए अभी लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करते हैं। 5278 is a squared, then what will be the unit place? अगेन एकदम इजी क्वेश्चन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ये बोल रहे हैं मुझे इसका स्क्वायर करना है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे यहां पे लास्ट में क्या डिजिट आएगा? कुछ नहीं करना आपको, फिर ये नंबर भूल जाओ इतना सा, सिर्फ इस 8 का स्क्वायर करिए। 8 का स्क्वायर होता है आपको पता है 64, यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ लास्ट में 4 आएगा, बात खत्म। चलिए राइट आंसर इज 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ दिस नंबर? न्यूमेरिकल फॉर्म बोले तो ये इसका है एक्सपेंडेड फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म में ये 1 से मल्टीप्लाई, ये 1s पे आएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई, ये 10s पे आएगा, ये डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई है। हंड्रेड्स गायब, हंड्रेड्स गायब है तो 0 आ जाएगा, फिर ये 1000 पे ए आ जाएगा, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। A0BC, A0BC राइट आंसर, राइट आंसर इज बी। तो इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन अ 1 hour and 20 minutes। ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी का फॉर्मूला है, MDH का फॉर्मूला याद रखना है, MDH अपॉन W अपॉन MDH अपॉन W, है ना। MDH मसाले आते हैं ना, या 1 1 लगा दो या सब जगह 2 2 लगा दो, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहे हैं? मैन को छोड़ो, यदि मैन नहीं है तो यहाँ पर पाइप है, बात वही है। 6 पाइप कितना टाइम ले रहे हैं? डे या आवर्स कितने ले रहे हैं? 1 hour और 20 मिनट्स, बोले तो 80 मिनट्स, मैं 80 मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगा इसको। सेम वाले, इफ वी यूज 5 सच पाइप्स, 5 ही पाइप यूज करें 6 की बजाय, तो अब यहाँ पे 6 की बजाय कितने पाइप हैं? 5। क्या बोल रहे हैं? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक? कितना टाइम लगेगा सर? एक्स टाइम लगेगा। ये टाइम को टाइम लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, आप टाइम लिख दो, इतना टाइम लगेगा भाई मुझे। ये 5 से कैंसिल कर दो, ये कितने बार जाएगा 5 से? 5 से जा रहा है ये 16 टाइम, 16 5 जा 80 होता है, हाँ ठीक है। और 16 6 जा 96 होता है।
तो 96 मिनट्स, आंसर मिनट्स में आएंगे, सारा मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया था, तो 96 मिनट लगेंगे 5 पाई को सेम टैंक को भरने में। 96 इज राइट आंसर इज बी। तो ये कैपेसिटी वाला फॉर्मेट था और कुछ भी नहीं था। टाइम एंड वर्क से टॉपिक क्वेश्चन लिया गया था, उस टॉपिक से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो गाइस क्लास 9th का ये थर्ड वीडियो था और हमने 2020 का जो पेपर 2020 का जो 2021 में पेपर हुआ था वो हमने डिस्कस कर लिया है। और आपको उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, और यदि अच्छा लगता है तो शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत सारा फ्री कंटेंट इसी चैनल पे लेके आने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट 1 या 2 दिनों के अंदर आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा कि हम पूरा का पूरा आरएमएस का सेगमेंट, एकेडमिक सेगमेंट 9th-10th को लेके भी आ रहे हैं, 11th-12th को भी लेके आ रहे हैं, और बहुत सारा फ्री कंटेंट, मतलब फ्री मतलब टोटली फ्री रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, यूट्यूब पे लाइव रहना पड़ेगा, और पूरा का पूरा फ्री आप पढ़ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, एंड जय हिंद।